एवरीवन, आज है 10 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 10 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था पेरिस ओलंपिक के कुश्ती के फाइनल मुकाबले में अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान किया है। अभी हाल ही में चाइना ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला जासूसी उपग्रह नेटवर्क समूह ये लॉन्च कर दिया है। अभी हाल ही में तुर्की ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है। ऑस्ट्रेलिया की दो यूनिवर्सिटी है, डेक्कन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी, ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना पहला कैंपस स्थापित करने जा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक के जो नए अध्यक्ष हैं ये CS शेट्टी बनने जा रहे हैं। रेपो रेट अभी भी चेंज नहीं हुई है, 6.50 है। भारतीय सेना ने अभी हाल ही में लद्दाख में पर्वत प्रहार एक्सरसाइज का आयोजन किया। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कामिल मद्दौरी बने हैं। भारत का GI टैग वाला जो अंजीर का जूस है पहली बार पोलैंड भेजा गया है। और अभी हाल ही में जो यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक रिलीज किया गया, अमेरिका इसमें रहा था टॉप पर, भारत को 39 प्लेस पर रखा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन हमने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। पूछा जा रहा है किसके द्वारा? यह भी हाल ही में किरण रिजिजू जी के द्वारा पेश किया गया है। किरण रिजिजू जी जो कि वर्तमान में हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है वक्फ, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं और ये क्यों चर्चे में है। देखिए, वक्फ कहने का मतलब है कि ऐसी संपदा जो कि बेसिकली रिलीजियस कार्यों के लिए दान में दी जाती है। खास तौर पर यदि हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, तो धर्म के नाम पर जो भूमि या संपत्ति दान दी जा चुकी है इसे हम कहते हैं वक्फ संपत्ति। मैं आपको बता दूं, इस वक्फ संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता है, गैर हस्तांतरीय होती है, मतलब कि नॉन ट्रांसफरेबल होती है, किसी को भी ये ट्रांसफर नहीं की जा सकती है और ये ईश्वर के नाम पर ही हमेशा रखी जाती है। वक्फ संपत्ति से जो भी इनकम होती है आमतौर पर जो शैक्षणिक संस्थान है, कब्रिस्तान है, मस्जिदों और आश्रय स्थल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है वक्फ बोर्ड। इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड आप कह सकते हैं एक तरह की कानूनी इकाई है, एक तरह का वैधानिक निकाय है। मैं वैधानिक निकाय क्यों कह रही हूं? क्योंकि संविधान में इस बात का कोई भी वर्णन नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूं कि ये वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसके लिए कानून लाया गया था। तो इस वक्फ बोर्ड के संरक्षण के लिए आप कह सकते हैं कि हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड स्थापित किया गया है। हालांकि इसके लिए कानून लाया गया था 1954 में, 1954 में। और केंद्रीय वक्फ परिषद, ये आप कह सकते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल, 1964 1964 यानी कि इसके 10 साल बाद भारत में राज्य स्तर यानी कि स्टेट लेवल पर ये वक्फ बोर्ड स्थापित किए गए हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं 1995 में एक नया अधिनियम पारित किया गया और इसमें 2013 में फिर संशोधन भी किया गया। ये कैसा संशोधन था कि वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित करने का अधिकार था। हालांकि इसके लिए काफी ज्यादा विवाद भी उपजा था। मैं आपको बता दूं कि ये जो वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति है ना, यहाँ पर मैंने ऐड भी किया है, लगभग 30 वक्फ बोर्ड ये भारत में काम करते हैं। इनके पास 9 लाख एकड़ से अधिक की भूमि है, मतलब कि ये 9 लाख एकड़ से अधिक भूमि का प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, जिनकी अनुमानित जो कीमत है ये 1.2 लाख करोड़ रुपीस है। सबसे अधिक जो भूमि है ये भारत में रेलवे के पास है, इसके बाद रक्षा मंत्रालय के पास है, और तीसरा जो सबसे अधिक ये धारण किए हुए है ये है वक्फ बोर्ड, जिनके पास सबसे अधिक संपत्ति है। अब इसके लिए जो संशोधन विधेयक लाया गया है इसमें क्या बदलाव आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो बदलाव आने हैं यहीं पर ऐड कर देती हूँ। इसमें जो चेंजेस किए जाएंगे, पहला तो ये है कि स्वयं संपत्ति निर्धारित करने की शक्ति को इसमें सीमित किया जाएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वक्फ खुद ही डिक्लेयर कर दिया जाता था, मतलब कि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित करने का जो अधिकार है ये इससे चला जाएगा। जिला कलेक्टर को यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि कोई संपत्ति वक्फ है अथवा नहीं है। इस बोर्ड में अभी तक महिलाओं को शामिल नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब महिलाएं तो शामिल होंगी ही, लेकिन ऐसी महिलाएं भी शामिल होंगी जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं।
ठीक है, यानी कि इसमें 2 महिला सदस्य और 2 गैर मुस्लिम सदस्य इसमें शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक ये था कि वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट जो अपीली न्यायाधिकरण है ये इनका पर्सनल होता था, इसके अगेंस्ट कहीं पर आप अपील नहीं कर सकते थे। लेकिन वक्फ बोर्ड के अधिकारों और शक्तियों को अभी थोड़ा नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि आरोप लगते भी हैं बोर्ड द्वारा, यदि शक्तियों का गलत इस्तेमाल होता भी है तो इसे लेकर के हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब इसमें कुछ चेंजेस आने हैं। तो किरण रिजिजू जी ये तो वर्तमान में हो जाएंगे हमारे अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री, बल्कि हमारे जो अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख है ये हो जाएंगे इकबाल सिंह लालपुरा। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री तो हैं ही, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करती हैं। मनसुख मंडाविया ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ये वर्तमान में हमारा कृषि मंत्रालय देख रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सवाल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भारत ने दूसरी बार किस खेल में कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग का खिताब जीता है? तो ये भी हाल ही में भारत ने जीत लिया है वॉलीबॉल में। यहां पर जो कावा टर्म लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म बनती है सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो अभी हाल ही में नेपाल में खेले गए इस मैच में भारत ने नेपाल को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया और भारत की ये दूसरी उपलब्धि है। बात की जाए क्रिकेट की तो रिसेंटली भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है 2024 का साउथ अफ्रीका को हरा करके। फुटबॉल से यदि आप रिलेट करेंगे तो डूरंड कप, जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये जीती गई है मोहन बागान के द्वारा। मोहन बागान इसकी सबसे सफल टीम भी हो जाएगी। हॉकी से रिलेट करेंगे तो हॉकी से आप रिलेट कर सकते हैं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी। ये जो सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी है ना, ये किसने जीती है? जापान ने। मलेशिया में आयोजित किया गया था, पाकिस्तान को हरा करके जापान विजेता रहा है। सवाल नंबर तीसरा है, पेरिस ओलंपिक के जेवेलियन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने भारत को कौन सा मेडल दिलाया है? तो नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे और इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। 26 वर्षीय है नीरज चोपड़ा। इन्होंने जो थ्रो किया है 89.45 मीटर का थ्रो किया और ये दूसरे स्थान पर रहे। और इसी के साथ नीरज लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे प्लेयर बने। इनसे पहले रेसलर सुशील कुमार और शटलर पीवी सिंधु का नाम शामिल है। अच्छा, जो नीरज चोपड़ा है इन्हें तो मिला है सिल्वर मेडल। गोल्ड किसने जीता है? पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता है। इन्होंने कितने मीटर का थ्रो किया है? 92.97 मीटर का। तो पहले स्थान पर अरशद नदीम, दूसरे स्थान पर नीरज चोपड़ा, तीसरे स्थान पर ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स रहे जिन्होंने 88.54 मीटर का थ्रो किया और इसके साथ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल में यदि आप देखेंगे तो गोल्ड मेडल तो अभी भारत के नाम नहीं रहा है। ब्रॉन्ज मेडल भारतीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा मनु भाकर ने एक बार इंडिविजुअल जीता शूटिंग में, फिर एक बार सरबजोत सिंह के साथ जीता। फिर स्वप्निल है शूटिंग से रिलेटेड, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हरा करके ब्रॉन्ज जीता? तो जैसा कि मैंने बताया भारतीय हॉकी टीम इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। पूछा जा रहा है किसे हरा करके? स्पेन को हरा करके ये विजेता रहा है। भारत ने खेले गए शानदार मुकाबले में जो कप्तानी की गई है हरमनप्रीत सिंह के द्वारा की गई है। इनके बदौलत स्पेन को 2-1 से हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। हालांकि जो पिछला ओलंपिक था टोक्यो ओलंपिक 2020 का, इसमें भी जो हॉकी टीम है इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था जर्मनी को हरा करके। इसके पहले लगातार 2 बार 1968 में मैक्सिको में और 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बात की जाए यदि श्रीलंका की तो अभी हाल ही में जो वुमेन एशिया कप संपन्न हुआ है इसमें भारत को 8 विकेट से हरा करके श्रीलंका विजेता रहा है। T20 वर्ल्ड कप का विजेता रहा है भारत। जबकि अर्जेंटीना की मैं बात करूं तो कोपा अमेरिका खिताब ये जीता है अर्जेंटीना ने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत के तीसरे सबसे बड़े अभयारण्य को मंजूरी दे दी है? तो आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी।
छत्तीसगढ़ ने बाघ बचाओ मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो गुरु घासीदास और तमोर पुंगला टाइगर रिजर्व है इसे अधिसूचित किया, जो कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा है। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये 2829.38 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि 2829.38 किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। जो नया टाइगर रिजर्व है ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला अभ्यारण्य के क्षेत्रों को एकीकृत करके बनाया जाएगा। इसमें कौन कौन से आपके जिले कवर हो रहे हैं? इसमें मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलराम जिले शामिल है। देखिए, जो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व है ना, ये है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। इसका एरिया भी मैंने लिख दिया है। इसके बाद असम का मानस टाइगर रिजर्व है दूसरे स्थान पर, तीसरा सबसे बड़ा बनने जा रहा छत्तीसगढ़ में। इस टाइगर रिजर्व के निर्माण के साथ ही यहाँ पर इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जो नई बाघ जनगणना जारी की गई थी इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में केवल 17 ही बाघ बचे हैं। छत्तीसगढ़ ने राज्य में बाघों की आबादी को बचाने में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया, यानी कि जो परफॉर्मेंस इसे देनी थी ये नहीं किया है, तो अब इसके लिए ये प्रयास कर रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत में टाइगरों के संरक्षण के लिए ना प्रोजेक्ट टाइगर ये लाया गया था 1973 में, 1973 में, जो कि लाया गया था उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। अभी हमने टाइगर की जनगणना का डिस्कशन किया है, तो याद रखें भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व ना ये मध्य प्रदेश में है। जो रिपोर्ट थी इसको अकॉर्डिंग तो 3682 रही है, 3682, लेकिन सबसे ज्यादा ये मध्य प्रदेश में बताए गए हैं। यदि मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो इसकी राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमन डेका, लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5 है। इंदिरा कांगेर गुरु घासीदास नेशनल पार्क आप यहीं पर पढ़ते। यहाँ जो प्रमुख रूप से फेस्टिवल मनाए जाते हैं इसमें हरेली और छेड़छेरा आप ऐड कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर में हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो है TS सिंहदेव बने हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए 1000 रुपए का फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर रामलला के दर्शन के लिए, मतलब कि अयोध्या में जो रामलला जी स्थापित हुए, इनके दर्शन के लिए सालाना 20,000 निवासियों को अयोध्या की मुफ्त तीर्थ यात्रा प्रदान करने जा रही है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। यहाँ से 2 ऑप्शन तो हमने देख लिए। यदि मैं बात करूं कर्नाटक की और केरला की, तो अभी परसों की ही क्लास में कुछ करंट अफेयर जो कि हमने कर्नाटक और केरल से रिलेट किया था। देखिए, कर्नाटक का एक तो आप रिलेट कर सकते हैं आदि चुनचुनगिरी, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, आदि चुनचुनगिरी है, और केरला का हो जाएगा चुलन्नुअर। इन दोनों को अभी हाल ही में मोर अभ्यारण्य के रूप में नॉमिनेट किया गया। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार स्थान में दिए गए विवरण क्या है? मतलब कि बेसिकली जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए गए हैं कितने कैटेगरी में दिए गए हैं? ये कुल 4 कैटेगरीज हैं। तो भारत सरकार ने इस साल यानी कि वर्ष 2024 में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। जो इसरो है, भारत की स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी चंद्रयान 3 टीम ने पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जीता है। भारत सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही 7 अगस्त 2024 को पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की और इसे विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार में से एक माना जाता है। इसकी 4 कैटेगरी है। विज्ञान रत्न जो कि अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, विज्ञान श्री अधिकतम 25 लोगों को, विज्ञान युवा 25 लोगों को, और विज्ञान टीम, इसमें 3 लोगों को यह अवार्ड दिया जा सकता है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश को अपने 2 पोर्ट के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? मतलब कि ऐसा कौन सा देश है जो कि भारत के 2 पोर्ट का इस्तेमाल कर सकेगा? तो ये है पड़ोसी मालदीव। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत से मालदीव को जरूरी चीजों के एक्सपोर्ट के लिए 2 अतिरिक्त बंदरगाहों की घोषणा की, यानी कि पोर्ट्स की घोषणा की है, जिसमें कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का और गुजरात का कांडला ये शामिल हो जाएगा। जो कांडला है और विशाखापट्टनम है ये सीमा शुल्क समुद्री बंदरगाहों को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट की अनुमति प्राप्त बंदरगाहों की सूची में जोड़ता है। यदि मैं बात करूं मालदीव की, कैपिटल माले, करेंसी रुपया, मोहम्मद मोइजू वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कुवरिन एक्सरसाइज है जो कि भारत और मालदीव के बीच में आयोजित की जाती है। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो म्यांमार का सितवे पोर्ट है जिसका अधिग्रहण भारत ने किया था। ईरान का चाबहार पोर्ट जिसके डेवलपमेंट के लिए भारत की डील है।
बांग्लादेश का चटगांव पोर्ट या चट्टोग्राम पोर्ट भी आप कह सकते हैं, जिसके इस्तेमाल को लेकर के बांग्लादेश ने भारत को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? तो ये है कुल संख्या 10। मतलब कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी की ये पहल है। कुल कितने बैगलेस डेज? 10। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1961 फॉर्मेशन ईयर है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, और दिनेश सकलानी ये एट प्रेजेंट हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने आईएमएफ को 3.5 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया है? तो ये किया गया है पड़ोसी पाकिस्तान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने पिछले 40 सालों में जो आईएमएफ को दिए गए कर्ज थे, इस पर इतना ब्याज चुकाया है। मतलब आप देख रहे हैं ब्याज की कीमत ही 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक है। और ये चौंकाने वाला खुलासा संसद भवन में सीनेटर जो सैफुल्ला अब्रो है, इनकी अध्यक्षता में सीनेट की आर्थिक मामलों की जो स्थायी समिति की बैठक रही, इस दौरान हुआ है, जहां वित्त मंत्रालय ने अब तक आईएमएफ को दिए गए मतलब कि जो कर्ज था और इसका जो ब्याज दिया है, इसका पूरा ब्यौरा पेश किया। आईएमएफ हालांकि देखिए एक्टिव कहा जाए तो 1945 से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैं बात कर रही हूँ। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर, क्रिस्टिना जॉर्जिवा इसकी एमडी, डिप्टी एमडी इसकी हो जाएंगी गीता गोपीनाथ। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो आईएमएफ है, इसने भारत की जो जीडीपी है ये कितने प्रतिशत फोरकास्ट की है? 7%। पहले इसने फोरकास्ट की थी 6.8%। म्यांमार से सितवे पोर्ट और इजराइल से एक ऑप्शन यहाँ पर बच रहा है। इजराइल से यदि आप रिलेट करें तो ऑपरेशन अजय रिलेट कर सकते हैं, जो कि भारत ने चलाया था। आईएमएफ के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की जाती है। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रख सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? तो ये सौंपा गया है अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नाटो देश ने रूस के मिसाइली हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान है जो कि और नई वायु रक्षा प्रणाली ये प्रदान की है। यूक्रेनी अधिकारियों का यह कहना है कि रूसी वायु शक्ति को बेअसर करने के लिए यूक्रेन को कम से कम 130 F-16 लड़ाकू विमान की आवश्यकता है। तो F-16 ये अब रशिया यूक्रेन वॉर में इसकी गूंज सुनाई देगी, जो कि रशिया को यूक्रेन को प्रोवाइड कराने जा रहा है अमेरिका। यूक्रेन की यदि मैं बात करूं, ब्लैक सी के ऊपर में आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यूक्रेन का ये वाला जो हिस्सा आप मैप में देख रहे हैं ना, यही है क्रीमिया। तो पहले ये यूक्रेन के क्षेत्राधिकार में आता था, जिस पर अधिग्रहण किया गया रशिया के द्वारा। तभी से दोनों देशों के बीच में जो विवाद है ये शुरू है। इसकी कैपिटल हो जाएगी कीव और करेंसी हो जाएगी हर्विनिया। प्रेसिडेंट हो जाएंगे व्लादिमीर जेलेंस्की, प्रधानमंत्री हो जाएंगे डेनिस सिमहॉल। यूक्रेनी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। चाइना से यदि आप रिलेट करें तो मिथेन बेस दुनिया का पहला रॉकेट इसी ने लॉन्च किया था। भारत को राफेल विमान की डिलीवरी ये पूरी की है फ्रांस ने ही। कुल 36 राफेल विमान भारत को मिल चुके हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब राफेल एम विमान भी भारत इसी फ्रांस से लेने जा रहा है, लेकिन वो शामिल होगा इंडियन नेवी में। और रशिया से भारत S-400 मिसाइल ले चुका है, जिसका नाम बदल करके किया गया था सुदर्शन। ठीक है, अब स्टैटिक या आप कह सकते हैं करंट में कुछ अवार्ड्स यदि हम देखें तो इस साल का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है ये जेनी एपेर्नबेक ने जीता। इनकी रचना कैरोस के लिए। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गणात्रा ने। एबल पुरस्कार 24 जिसे मैथ्स का नोबेल कहते हैं मिशेल टेलग्रांड ने। भूटान का हाईएस्ट सिविल ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी अवार्ड शिवा शंकरी को। यूनेस्को गिलर्मो कैनो अवार्ड फिलिस्तीन पत्रकारों को। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को। मैंने कल आपसे पूछा था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया। आंसर इसका फिजी है। आज का सवाल है नोबेल विजेता जो मोहम्मद यूनुस ये रिसेंटली किस देश के अंतरिम सरकार के नेता चुने गए हैं। तो आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।